वरना फिर भी वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकेगा। इसीलिए तुम उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं भेज सकती। इसकी बात को सुनकर मुजिंग उससे कहती है कि क्या तुम भी मेरे बारे में वही सोचती हो जो बाकी सारी नर्सेस सोचती हैं कि मैं कोल्ड ब्लडेड हूं। उसकी इस बात को सुनकर फेई उससे कहती है कि नहीं, बल्कि मैं तुमको एडमायर करती हूं। इस दुनिया में किसी को भी हक नहीं है कि वो अपने लिए किसी का सैक्रिफाइस मांगे, चाहे वो तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। तो मुजिंग उससे कहती है, फिर तुम क्यों उसका देखभाल कर रही हो? मेरे भाई ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उस पर प्राउड फील किया जा सके, और अब वो यहाँ है। तो फेई उससे कहती है कि ये मेरी कोई सैक्रिफाइस नहीं है, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका अच्छे से टेक केयर करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम मुजिंग को जियांग से जाते हुए देखते हैं। जब वो ट्रेन में अपने सीट के पास आती है तो उसके सीट पर एक पर्सन बैठा होता है, तो वो उसको अपनी सीट से हटने के लिए कहती है, जिसको सुनकर वो आदमी मुजिंग से कहता है कि जो पहले आया था ये सीट उसकी है। तो मुजिंग उसको अपना टिकट दिखाती है, जिसको वो आदमी लेकर ट्रेन से बाहर भेज देता है। उसकी ऐसी हरकत को देखकर मुजिंग उस आदमी पर गुस्सा करने लगती है और उसे खींचकर सीट से नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर काफी चिल्लाने लगती है। तभी वो बेहोश हो जाती है। उसको बेहोश देखकर वो आदमी वहां से भाग जाता है। वहीं पर हम अपने सेकंड मेन लीड क्यू हुआ को देखते हैं, जो प्रोफेशन से एक डॉक्टर होता है। जब वो मुजिंग को बेहोश देखता है तो वो उसके पास आकर उसको चेक करने लगता है। अगले सीन में हम मुजिंग को हुआ की सीट पर देखते हैं। जब उसको होश आता है तो वो खुद को वहां देखकर हैरान होती है। तभी हुआ उसको होश में देखकर बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, तुम्हारा ब्लड शुगर लो हो गया था, इसीलिए तुम बेहोश हो गई थी। वैसे जब मैं तुमको यहाँ ला रहा था तब मैंने तुम्हारे बैग में मैथ की बुक देखी, तो क्या तुम मैथ पढ़ाती हो? इस सवाल का वो कोई जवाब नहीं देती है। तो हुआ उसको एक बिस्किट का पैकेट देकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मुजिंग अपने बुक से एक फोटो को निकालकर देखने लगती है। फिर हम उसके पास्ट के दिनों को देखते हैं, जहां वो डायरेक्टर वू को अपने फैमिली के साथ की सारी फोटो देती है और कहती है कि डायरेक्टर, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने फैमिली के साथ सारे रिलेशन को तोड़ दूंगी। अब से मेरी पूरी लाइफ सिर्फ जियांग संग मैथ के लिए है। फिर हम उसको अपने हाथ में एक फैमिली फोटो देखते हैं, जिसमें से वो अपनी फोटो को फाड़ देती है। प्रेजेंट में वो इन सब बातों को याद करके काफी सैड होती है। वहीं दूसरी तरफ हम फेई को मुयांग को स्टडी कराते हुए देखते हैं। फिर वो मुयांग को बताती है कि जब मैं तुम्हारे सिस्टर को स्टेशन छुड़ाने गई थी तो उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए कुछ पैसे दिए थे, इसीलिए अगर तुमको कुछ भी खाने का मन करे तो तुम मुझको बता देना, मैं वो चीज तुम्हारे लिए ले आऊंगी। जिसके लिए मुयांग रेडी हो जाता है। फिर फेई मुयांग को डेली लाइफ की सारी चीजों को करना सिखाती है, जैसे शू लेस बांधना, ब्रश करना और कपड़ों को फोल्ड करके रखना। जिसके बदले वो फेई से डेली काफी सारी टेस्टी चीजों को खाने के लिए लाने को कहता है, तो वो उसको वो सारी चीजें लाकर दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो फेई को अपने लिए रेड वाइन लाने को कहता है, तो फेई देखती है कि उसके पास वाइन लाने के लिए उतने पैसे नहीं है, तो वो लेट नाइट तक स्वेटर बुनती है ताकि वो मुयांग के लिए रेड वाइन खरीद सके। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वाइन को खरीदने जाती है तो उसकी प्राइस को देखकर वहां से वापस चली जाती है और घर पर ही मुयांग के लिए वाइन बनाती है। नेक्स्ट सीन में जब वो उस वाइन को मुयांग को पीने के लिए देती है तो उसको वाइन का टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे पीने लगता है और फेई को अपने लिए डांस करने को कहता है। तो बेचारी फेई को ना चाहते हुए भी उसके लिए डांस करना पड़ता है, जिसको देखकर मुयांग काफी एंजॉय करता है और अब उसको फेई के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। जिससे हम व्यूअर्स तो समझ ही जाते हैं कि मुयांग के दिल में फेई के लिए फीलिंग डेवलप होने लगा है। इसीलिए जब फेई फैक्ट्री जाने लगती है तो वो उसको बहाने करके रोकता है। तो फेई उससे बताती है कि तुम पर मेरा कर्ज है। फिर हमें उनके 6 साल पहले के स्कूल टाइम को दिखाया जाता है, जहां मुयांग फेई से कुछ पैसे उधार मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो ये पैसे उसे जल्दी ही वापस कर देगा और उनको एक प्लेस पर बुलाता है। फेई जब वहां जाती है तो काफी टाइम होने के बाद भी मुयांग वहां नहीं आता है। प्रेजेंट में उसकी इस बात को सुनकर मुयांग उससे कहता है कि पर मुझे तो इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो फेई कहती है, कोई बात नहीं, जब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी तब दे देना, और उसके शर्ट को देखती है जिसको उसने धोने में फाड़ दिया था। शर्ट को फटा हुआ देखकर फेई उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर घर जाकर वो अपने डैड के शर्ट से मुयांग के लिए एक शर्ट बनाने लगती है, जिसको सिलाने में उसको काफी रात हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उस शर्ट को मुयांग को पहनाती है जो उसे काफी पसंद आता है, उस शर्ट को देखकर मुयांग उसकी तारीफ करता है, तो फेई उससे 2 युआन मांगती है, जिसको सुनकर जल्दी से वो उस शर्ट को निकालने लगता है। तो फेई उसको ऐसा करने से मना करती है और उसको नोटबुक देकर स्केच ड्रॉ करने के लिए कहती है। तो मुयांग उससे कहता है कि ठीक है, तो तुम बैल्कनी के पास खड़ी हो जाओ। तो वो ऐसा ही करती है। फिर मुयांग काफी प्यार से फेई को देखते हुए उसका स्केच ड्रॉ करने लगता है। स्केच कंप्लीट होने के बाद वो उसे फेई को दिखाता है, जो स्केच उसको काफी अच्छी लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेई को खेत में काम करते हुए देखते हैं। जब वो खेत में काम ही कर रहा था तभी उसको एक लड़का बताता है कि टिंग, तुम्हारे पार्टनर का कॉल आया है, तो जाओ तुम उससे बात कर लो। तो फिर टिंग वहां से उससे बात करने आता है। जब वो कॉल पिक करता है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि क्या तुम वापस आना नहीं चाहते? हमारी शादी होने वाली है, तो क्या तुमने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा था? उसकी इन सभी बातों को सुनकर टिंग शादी करने से मना करके कॉल को कट कर देता है। सो हमारा ये एपिसोड इस तरह स्टार्ट होता है कि हम माई को अपने क्लासमेट के साथ ये फैंग को बास्केटबॉल खेलते हुए देख रही थी। तभी बॉल आकर माई को लग जाती है, जिसको देखकर ये फैंग उनके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? चलो मैं तुमको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। दूसरी तरफ फेई मुयांग से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम प्रोडक्शन टीम में आने के बाद पागल हो गए हो। आखिर तुमने अपनी जगह लिंगी को यूनिवर्सिटी कैसे जाने दिया? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती। तो मुयांग उससे कहता है कि क्या तुम मेरा प्लेस ले सकती हो?
तो फेई उससे पूछती है कि क्या तुमको लिंगी याद है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी वो सामने से लिंगी को ये फैंग के साथ आते हुए देखती है। ये फैंग फेई को वहां देखकर उससे पूछता है कि क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ मेरा बास्केटबॉल गेम देखने आई हो। उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर लिंगी ये फैंग से पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो वो हाँ करता है और बताता है कि हम दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं फैक्ट्री के बास्केटबॉल टीम का कैप्टन हूँ। देन फिर वो मुयांग को देखकर फेई से उसके बारे में पूछता है। तो फेई उसको बताती है कि ये वही हीरो है जिसने लोगों की जान बचाई थी। जिसको जानकर ये फैंग मुयांग को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। तो फेई उसको वहां से जाने के लिए कहती है, तो वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम फेई और लिंगी को साइड में बातें करते हुए देखते हैं, जहां लिंगी मुयांग को देखकर फेई से कहती है कि इसको ऐसे देखकर लगता ही नहीं है कि इसकी मेमोरी लॉस हुई है। तो फेई उससे कहती है वो बस अपने पास्ट को भूला है, बाकी वो लाइफ की काफी चीजों को सीख रहा है। मेमोरी लॉस के अलावा वो नॉर्मल पर्सन है, अगर तुम उससे डेली मिलोगी तो शायद उसकी मेमोरी भी जल्दी ही वापस आ जाएगी। फेई की इस बात को सुनकर वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम उसके लिए अपनी फ्यूचर सैक्रिफाइस कर सकती हो, पर मैं उसके लिए अपने ड्रीम को नहीं छोड़ सकती। और मैं तुमको बता दूं कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, तो नेक्स्ट टाइम से तुम मुझे इसके बारे में कभी बात मत करना। और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद फेई मुयांग को देखकर काफी सैड होती है कि कैसे कोई भी उसकी केयर करना नहीं चाहता है। फिर वो मुयांग को उसके ग्रैंडमा के घर जाती है ताकि वहां जाकर उसको अपना चाइल्डहुड याद आए, और ये काम करता भी है। मुयांग जब एक छोटे बच्चे को देखता है तो उसको अपने बचपन की कुछ मेमोरी याद आती है। तभी वो एक बच्चे को ट्री से गिरते हुए देखकर उसको बचा लेता है। तो उस बच्चे की मॉम मुयांग को उसे बचाने के लिए थैंक्स करती है और वहां से चली जाती है। देन फिर हम फेई को मुयांग को मैडम सू के सामने ये नाटक करने के लिए कहते हुए देखते हैं कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है।